प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ब्रिक्स की। चीन की मदद से ब्रिक्स में शामिल होने के मंसूबे पाल रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के डिप्टी पीएम एलेक्सी ओवरचुक ने इस्लामाबाद में कहा कि पाकिस्तान के आवेदन पर ब्रिक्स के अंदर कोई सहमति नहीं बन पाई है। पाकिस्तान की सरकार लगातार रूस की शान में कसीदे गढ़ रही थी ताकि वो सपोर्ट कर दे। यही नहीं, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन रूस पर दबाव डालेगा ताकि भारत उसका विरोध करना बंद कर दे और ब्रिक्स की सदस्यता मिल जाए। वहीं भारत ने साफ कर दिया था कि वह पाकिस्तान की सदस्यता का कड़ा विरोध करता रहेगा। रूसी नेता पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे थे। ब्रिक्स की अक्टूबर में कजान रूस में बैठक होने वाली है, जिसमें भाग लेने के लिए पीएम मोदी भी जा सकते हैं। पाकिस्तान यात्रा के दौरान एलेक्सी ने संकेत दिया कि इस्लामाबाद की अर्जी पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने इस्लामाबाद में पत्रकारों से कहा कि हम इस बात से खुश हैं कि पाकिस्तान ने आवेदन किया है। ब्रिक्स और एससीओ एक आपसी दोस्ती वाले संगठन जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसी समय एक आम राय बनाने की जरूरत है ताकि उन फैसलों को लिया जा सके। हमने अभी ब्रिक्स का काफ़ी बड़ा विस्तार देखा है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में नहीं आता है। यह किसी भी ब्रिक्स के सदस्यता या पार्टनर स्टेटस के लिए मुख्य शर्त है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है। वह शीर्ष तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला देशों में नहीं आता। 22 से 24 अक्टूबर तक होने वाले शिखर सम्मेलन में रूस ब्रिक्स के पार्टनर तंत्र पर फैसला करेगा। पाकिस्तान चीन की मदद से एससीओ का सदस्य बना था, लेकिन ब्रिक्स में शामिल होने के लिए शर्त अलग है। एससीओ से उलट भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इस संगठन के और ज़्यादा विस्तार में नई दिल्ली का रुख बहुत मायने रखता है। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और अर्जेंटीना को इस संगठन में शामिल किया गया था। इससे इस ग्रुप की कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। वहीं चुनाव के बाद अर्जेंटीना ने खुद को इस गुट से अलग कर लिया, जिसके बाद कुल सदस्य देशों की संख्या अब 10 हो गई है। दरअसल चीन की कोशिश है कि एससीओ के बाद अब ब्रिक्स में उसका दबदबा बढ़ जाए। इस वजह से वो अपने आर्थिक गुलाम पाकिस्तान को उसमें शामिल करना चाहता है। इसी वजह से भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। ये बात करें पाक चीन सेना के सीक्रेट जो लीक हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ही चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश की है। वहीं अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठाकर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। ड्रॉप साइड न्यूज़ ने सीक्रेट दस्तावेजों का आधार पर दावा किया कि पाकिस्तान ने चीन से ग्वादर में एक सैन्य बेस बनाने के लिए जगह देने का वादा किया था। ये तब हुआ था जब वो अमेरिका को लुभाने में कामयाब नहीं हो सकता। इसके अलावा बीजिंग की लंबे समय से चली आ रही पाकिस्तान के अंदर संयुक्त सैन्य अभियानों को अधिक करने की मांग पर भी इस्लामाबाद ने भरोसा दिया था। रिपोर्ट करती है कि अमेरिका के संबंधों की बेहतरी के प्रयास में 2022 के अक्टूबर में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख कमर जावेद बाजवा वाशिंगटन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। बाजवा वाशिंगटन को आश्वस्त करना चाहते थे कि पाकिस्तानी सेना अमेरिका की ओर देख रही है, न कि चीन या रूस की तरफ। अमेरिका ने बाजवा से वादा किया था कि बीजिंग के मुकाबले वाशिंगटन के लिए पाकिस्तानी सेना की प्राथमिकता पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान की कोशिश अमेरिका का पहले जैसे समर्थन और विश्वास हासिल करने की थी, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। अमेरिकी दावों के विफल होने के बाद पाकिस्तानी अधिकारी चीन के साथ संबंधों को सुधारने के अपने प्रयासों में तेजी लेकर आए। दस्तावेजों से पता चलता है कि चीन को लुभाने के लिए पाकिस्तान ने उनसे वादा किया कि ग्वादर के बंदरगाह पर सैन्य के लिए बीजिंग मंजूरी दी जाएगी। साल 2021 में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में खटास आने लगी थी। इसी साल मार्च में पाक सेना प्रमुख कमर बाजवा ने व्यक्तिगत रूप से चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान बाजवा ने कहा था कि चीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी है, उसमें हमें कई तरह से मदद की है। पाकिस्तानी खुफिया आंकलन में वह चीन को अमेरिका की तुलना में ज़्यादा अहम रणनीतिक सहयोगी मानता है। कश्मीर क्षेत्र में भी दोनों एक मंच पर दिखे हैं। साल 2019 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया था। यह न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी उकसावे की बात थी, क्योंकि इससे भारत के विवादित लद्दाख क्षेत्र पर चीन के क्षेत्रीय दावे पर सवाल उठाया, जहां 2020 में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच घातक झड़पें हुई। पिछले एक दशक में चीन के लिए पाकिस्तान समर्थित बुनियादी ढांचा निर्माण परियोजनाओं का घर बन गया है। इसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के रूप में माना जाता है। अरबों रुपये के निवेश के बावजूद ज़मीनी स्तर पर इसके परिणाम निराशाजनक रहे हैं। पाकिस्तान सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है। आंतरिक रिपोर्ट पर पाकिस्तान की इस इच्छा पर जोर देती है कि अमेरिका और चीन के साथ उसके संबंध एक तरफा न हो। विश्लेषक एडम वेनस्टीन का कहना है कि पाकिस्तानी सेना चीनी और अमेरिकी सैन्य संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने में विश्वास रखती है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहते हैं कि पाकिस्तान की सैन्य समर्थित सरकार ने निजी तौर पर बीजिंग को ग्वादर के प्रमुख बंदरगाह में सैन्य अड्डा देने का वादा किया है। ग्वादर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पाकिस्तान से होने वाले गलियारे का अंतिम पड़ाव चीन की अर्थव्यवस्था को पश्चिम से जोड़ेगा और दक्षिणी चीन सागर में शिपिंग पारगमन पर इसे कम निर्भर बनाएगा।
ग्वादर के लिए बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं ने वाशिंगटन ही नहीं भारत को भी चिंतित किया है। ग्वादर अरब सागर के तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है। वहाँ एक सैन्य अड्डा चीन की अपने क्षेत्र से परे बल प्रक्षेपित करने की क्षमता को बदल देगा और उसे दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री ऊर्जा से भी मार्गों में निर्भरता से मुक्त कर देगा, जबकि बीजिंग के खिलाफ वाशिंगटन की रोकथाम की रणनीति को कमज़ोर करेगा। आइए हम बात करें इसराइल की मोसाद एजेंसी का पेजर हमले के बारे में। लेबनान में हिजबुल्लाह पेजर हमले का शिकार हुआ है। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमले के पीछे इसराइल है। इस बीच मोसाद के एक पूर्व एजेंट ने कहा कि पेजर के जरिए हमले की साजिश एक जासूसी फिल्म को देखकर की गई होगी। उसने कहा कि इसराइल हिजबुल्लाह को युद्ध शुरू करने के लिए उकसा रहा है। मंगलवार को हुए पेजर हमले में 12 लोग मारे गए, वहीं 3000 लोग घायल हुए हैं। जसन की रिपोर्ट के मुताबिक अवनेर अब्राहम का दावा है कि इसराइल सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को जवाबी कार्रवाई शुरू करने की चुनौती दे रहा है ताकि वो लेबनान पर हमला कर उसे मिटा सकें। उन्होंने आगे कहा कि इस हमले से इसराइल सीधे तौर पर कह रहा है कि हमसे मत भिड़ो। उन्होंने दावा किया कि हमला इतना भयानक था कि इसराइल पर अगर हिजबुल्लाह हमला करता तो वो तुरंत हार जाएगा। उन्होंने कहा इसराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह पहली गलती करे। इसके जरिए वो लेबनान को 100 साल पीछे धकेल देगा। 28 साल के इस पूर्व जासूस ने कहा इतने सारे लोगों के घायल होने से हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गया और लेबनान अराजकता में डूब गया है। अब्राहम ने कहा कि उनका मानना है कि इसराइल को लेबनान पर हमला करके देश के अंदर एक बफर जोन बनाने की जरूरत है जहाँ कोई न रहता हो। उत्तरी सीमा पर रहने वाले इसराइलियों को यह सुरक्षा देगा। सैकड़ों हजारों लोग इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से उत्तरी इलाकों को छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर में लोगों को फिर बसाने के लिए हिजबुल्लाह को धकेलना जरूरी है। उन्हें इस बात की संभावना भी जताई कि हमला जासूसी फिल्मों में इस्तेमाल किए गए गैजेट से प्रेरित हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि मोसाद कई बार फिल्मों से आइडिया लेता है। उन्होंने कहा कोई भी कल की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, यह लीक से हटकर सोचने का असली उदाहरण है। कल जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने कहा कि अगर मोसाद कुछ कर रहा है, अगर इसे दिखाने की सोच रहा है तो वो इसके मिशन को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्लान होता है कि उसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह ने पेजर अपने खास लोगों को दिया होगा। इस हमले के बाद वो दोबारा अपने बेड पर सो नहीं पाएंगे। उन्हें हर चीज़ में बम का डर लगेगा। कई बार ऐसे हमले किसी को मारने से ज़्यादा घातक होते हैं। आइए हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने पर बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार मांग कर रही कि भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर दे। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अगर वो वापस ढाका जाती है तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है, साथ ही उनकी जान को भी खतरा है। यही वजह है कि शेख हसीना अपने देश वापस नहीं जा पा रही है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि शेख हसीना को भारत में ही बने रहना चाहिए। शेख हसीना बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बाद अगस्त महीने के शुरू में भारत आ गई थी। इसे ठीक 7 महीने पहले ही शेख हसीना ने चुनाव जीता था। रानिल विक्रमसिंघे ने फर्स्ट पोस्ट वेबसाइट से बातचीत बांग्लादेश के प्रत्यर्पण की मांग पर कहा, शेख हसीना की जहाँ तक बात है तो कई नेता अपने देश को छोड़ चुके हैं, विदेश में रह रहे हैं। यदि शेख हसीना देश से बाहर है तो उन्हें वहाँ रहने देना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि बांग्लादेश सामान्य स्थिति पर फोकस करे। शेख हसीना का भारत में रहना भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनाव की वजह बन गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कई सलाहकार खुलकर भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग कर चुके हैं। बांग्लादेश में इस भारत विरोधी भावनाएं काफ़ी बढ़ी हुई हैं और कट्टरपंथी इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह पूछे जाने में कि भारत बांग्लादेश के इस मौके पर वह क्या सलाह देंगे। इस पर विक्रमसिंघे ने कहा, पहली चीज़ कि बांग्लादेश में स्थिरता आए और लोगों में भरोसा बढ़े। जहाँ तक शेख हसीना की बात है तो वो राजनीतिक मुद्दा है। इसे इस तरह से सुलझाया जाना चाहिए कि कई नेता अपने देश को छोड़ देते हैं और विदेश चले जाते हैं, इसके बाद वे विदेश में ही रहते हैं। मैं इस बात को प्राथमिकता दूंगा कि बांग्लादेश स्थिर बना रहे। रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि यदि शेख हसीना देश से बाहर है तो उन्हें वहीं पर रहने दो। मैं समझता हूँ कि स्थिरता को तेजी से आना चाहिए। सेना संभव जरूरी होगी। हम सभी चाहते हैं बांग्लादेश सामान्य हालत पर होने पर फोकस करे और लोगों को यह फैसला करने दे कि वे देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। बता दें कि रानिल विक्रमसिंघे कुछ इसी तरह के हालात में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने थे। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को जनता के विरोध के बाद भागना पड़ा था। विक्रमसिंघे शनिवार को होने जा रहे चुनाव में फिर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।